कंपनी का कंसेप्ट अगर किसी ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, लेकिन अगर मैं एक कंपनी का जिक्र करूं तो उसका नाम सबने सुना है। कंपनी का नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, एक ट्रेडिंग कंपनी, जिस कंपनी ने इंडिया में आके हमारे महान भारत को गुलाम बना लिया, जिसको हम कहते हैं प्राचीनतम सभ्यता, सोने की चिड़िया, मेरा भारत महान। एक कंपनी, एक ट्रेडिंग कंपनी हमारे भारत को गुलाम बनाकर बैठ गई। 1600 के बाद यूरोप के अंदर औद्योगिक क्रांति हुई, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ। उस औद्योगिक क्रांति का में बहुत बड़ा हाथ कंसेप्ट ऑफ कंपनी का भी था। एक केस आज हम डिस्कस करेंगे। उस केस के बाद लोगों को यह समझ आया कि कंपनी क्या कर सकती है और एक्चुअली कंपनी कंसेप्ट के मायने क्या है। उसी केस को मैं आज आपके साथ लेकर आया हूं। केस के बारे में जानकारी लेंगे, उस केस के डिसीजन को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले आइए ब्रीफली उन फैक्ट्स को एक बारी हम कंसीडर कर लेते हैं। उस केस से पहले हम कंपनी के कंसेप्ट को थ्योरेटिकली समझते थे कि हम इन बातों को किताबों में पढ़ते थे, लेकिन उस केस में इन सभी कंसेप्ट्स का प्रैक्टिकल यूज हुआ। तो पहला कंसेप्ट हम क्या पढ़ते हैं कि कंपनी इनकॉर्पोरेशन के बाद एक आर्टिफिशियल पर्सन बन जाती है। जो मेंबर्स उसे बनाते हैं, वो मेंबर्स की आइडेंटिटी अलग होती है और कंपनी की आइडेंटिटी उनसे अलग होती है। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी एक जुरिस्टिक पर्सन है, एक लीगल पर्सन है। लिमिटेड लाइबिलिटी का कंसेप्ट हमें समझ में आया कि व्हाट इज द, पहले किताबों में पढ़ा था, कंसेप्चुअल नॉलेज थी उसकी, लेकिन जब हम उस नॉलेज को हमने प्रैक्टिकल यूज किया तो हमें रियल मीनिंग इसका समझ आया कि लिमिटेड लाइबिलिटी क्या होती है। देखो, कोई बिजनेसमैन अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, अगर वो ट्रेडिशनल तरीके से यानी पार्टनरशिप फॉर्म में सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस स्टार्ट करे, तो उसके लेनदार उसकी किडनियां भी बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं, यानी उसका पूरा एग्जिस्टेंस रिस्क पे होता है। तो बिजनेसमैन का पूरा एग्जिस्टेंस रिस्क पे ना हो, इसीलिए अगर वो कोई बिजनेस कंपनी फॉर्म में स्टार्ट करता है तो उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। ये किताबों में पढ़ लिया, थ्योरेटिकली पढ़ लिया, लेकिन हमने इस केस में वो प्रैक्टिकली अप्रोच, उसका प्रैक्टिकल अप्रोच देखा कि लिमिटेड लाइबिलिटी का कंसेप्ट क्या है, परपेचुअल सक्सेशन, निरंतरता क्या होती है। मेंबर्स मर जाते हैं, कंपनी नहीं मरेगी, मेंबर्स दिवालिया हो जाएंगे, कंपनी दिवालिया नहीं होगी। कंपनी की लाइफ मेंबर की लाइफ पे डिपेंड नहीं कर सकती, कंपनी की लाइबिलिटी सेपरेट है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, और मेंबर की लाइबिलिटी सेपरेट है। अगर किसी कंपनी में कोई डायरेक्टर है, कोई शेयर होल्डर है और उसके ऊपर कोई लोन है, तो मेंबर के लोन के लिए, डायरेक्टर के लोन के लिए कंपनी की प्रॉपर्टी नहीं बिकेगी और कंपनी के लोन के लिए मेंबर की प्रॉपर्टी नीलाम नहीं होगी, डायरेक्टर की प्रॉपर्टी नीलाम नहीं होगी। कंपनी केस फाइल कर सकती है, कंपनी के ऊपर अपने नाम से केस फाइल कर सकती है और कंपनी के ऊपर कंपनी के नाम से ही केस फाइल होगा। इसको कहते हैं कैन सू, कंपनी कैन सू, कंपनी कैन बी सूड। राइट, आइए इस केस को समझते हैं। पहले इसके ब्रीफ फैक्ट्स का एक बारी एनालिसिस कर लेते हैं, लेकिन फैक्ट्स मैं आपको ऐसे पढ़ के बताऊं तो इससे जरिए मैं डायग्राम के थ्रू इन फैक्ट्स को बताता हूं। केस का नाम है सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी। सोलोमन एक मोची था, एक कोबलर था, जो लेदर का बिजनेस स्टार्ट किया। उसने बहुत छोटे लेवल से एक बिजनेस स्टार्ट किया, धीरे धीरे बिजनेस को बढ़ाया और वो उस एरिया का एक बड़ा लेदर मर्चेंट हो गया। फिर वो उसने कंपनी के कंसेप्ट को देखा और कंपनी के कंसेप्ट को देखने के बाद उसने क्या किया, कंपनी फॉर्म की और कंपनी का नाम रखा सोलोमन एंड कंपनी। इस कंपनी में वो एक शेयर होल्डर था और उसके साथ उसकी वाइफ और उसके बच्चे शेयर होल्डर्स थे, यानी 4-5 और उसके फैमिली मेंबर शेयर होल्डर थे। सबके पास £1 का एक शेयर था, ठीक है। और बाकी सारे शेयर किसके पास थे, मेजोरिटी ऑफ शेयर्स किसके पास थे, सोलोमन के पास। कंपनी की नॉमिनल कैपिटल थी वो £40,000 थी। सोलोमन ने वो सारा बिजनेस कंपनी को बेच दिया, यानी कंपनी फॉर्म की और वो सारा बिजनेस कंपनी को बेच दिया, क्योंकि कंपनी एक अलग पर्सन है और जो शेयर होल्डर है वो एक अलग पर्सन है। अब दोबारा से सुन लीजिए चीजों को। सोलोमन, मिस्टर सोलोमन उस कंपनी का मेजर शेयर होल्डर है। बाकी जो उसके फैमिली मेंबर्स है, उसके 3-4 बच्चे हैं, उसकी वाइफ है, सबके पास कंपनी का एक एक शेयर है और मेजोरिटी ऑफ शेयर्स, 95% से ज्यादा शेयर्स किसके पास है, मिस्टर सोलोमन के पास है। कंपनी की जो नॉमिनल कैपिटल डिसाइड की गई वो £40,000 और जो सेल कंसिडरेशन यानी सोलोमन को जो पैसा दिया गया वो दिया गया
38,782 पाउंड, 38,782। अब इसमें, इसके एवज में, इस बिजनेस के एवज में सोलोमन एंड कंपनी ने सोलोमन को शेयर्स इशू कर दिए। उनकी वैल्यूएशन थी 20,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ £1, राइट। और उसको 10,000 पाउंड्स के सिक्योर्ड डिबेंचर्स दिए गए, यानी सोलोमन उस कंपनी का डिबेंचर होल्डर भी बन गया और 10,000 पाउंड के उसको डिबेंचर इशू कर दिए गए, जो कि फुली सिक्योर्ड थे सोलोमन एंड कंपनी के एसेट्स के अगेंस्ट, ठीक है जी। और 8,782 पाउंड उसको कैश में दे दिया गया। टोटल बना, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर मैंने टोटल करके दिखाया है। यानी सोलोमन ने क्या किया, बिजनेस सेल किया। सोलोमन लेदर मर्चेंट ने सोलोमन कंपनी को अपना बिजनेस बेच दिया और उसके बाद सोलोमन एंड कंपनी ने जो उसे कंसिडरेशन, जो उसे वैल्यू दी, नंबर 1 वैल्यू दी, 20,000 शेयर दिए उसको, ठीक है, और 20,000 शेयर इशू कर दिए। इसके बाद 8,782 पाउंड कैश में दे दिए और 10,000 के सिक्योर डिवेंचर दे दिए। 38,782 जो उसकी वैल्यू आकी गई थी, इस तरह से सोलोमन को, मिस्टर सोलोमन को अदा कर दी गई, राइट। चलिए, अब क्या हुआ, कुछ दिनों तक तो कहानी सही चली। उसके बाद कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई, घाटे में बिजनेस चला गया। और बिजनेस जब घाटे में चला गया तो सोलोमन एंड कंपनी की जो आखिरी बैलेंस शीट थी वो ब्रीफली मैंने आपके यहाँ प्रेजेंट की है। टोटल एसेट्स जो कंपनी के पास लास्ट में बचे थे वो बचे थे 6,050 पाउंड के। और सिक्योर डिबेंचर, लोन में लाइबिलिटी उसके पास एक सिक्योर डिबेंचर्स की थी, याद करो, वो सिक्योर डिबेंचर्स मिस्टर सोलोमन के पास थे। और सारे अनसिक्योर्ड जो डेप्ट था वो 8,000 था, ठीक है। अब डिस्प्यूट ये था, अब समझ लो कि इशू क्या था उनके बीच में। ये जो झगड़ा हुआ, जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स थे वो कहते थे कि ये जो कंपनी है सोलोमन एंड कंपनी और एक है मिस्टर सोलोमन, इन दोनों में फर्क नहीं है। मेजोरिटी, लगभग सारे शेयर किसके पास है, सारे शेयर तो मिस्टर सोलोमन के पास है। और मिस्टर सोलोमन और सोलोमन एंड कंपनी में कोई डिफरेंस ही नहीं है, ठीक है, दोनों एक ही हैं। तो ये जो 6,050 है ना, ये सारे एसेट्स अनसिक्योर्ड डेप्ट को मिलने चाहिए, ना कि सोलोमन को मिलने चाहिए। देखो, रूल तो ये कहता है कि जब कंपनी इंसॉल्वेंट होती है पहले पेमेंट सिक्योर्ड लोन को होगी, फिर पेमेंट होगी अनसिक्योर्ड लोन को। लेकिन सोलोमन ने ये 6,050 के एसेट अपने पास रख लिए और अनसिक्योर्ड डेप्ट जो होल्डर्स थे उनको कुछ नहीं मिला। जब उनको कुछ नहीं मिला तो उन्होंने कोर्ट का सहारा लिया और बोला कि देखो, सोलोमन और सोलोमन एंड कंपनी में कोई डिफरेंस नहीं है। 6,050 के जो एसेट्स हैं वो अनसिक्योर्ड जो डेप्ट्स हैं उनको मिलना चाहिए। अब दोस्तों, इस केस के फैक्ट्स मैंने आपके सामने रखे हैं। अगर आपको एक बेहतर लीगल प्रोफेशनल बनना है, एक रियल प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है, तो आपको केस के जो फैक्ट्स होते हैं, कोर्ट उनको कैसे देखेगा, प्लेंटिफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, डिफेंडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, हर जो कंसर्न्ड पर्सन है, जो पार्टी है टू द डिस्प्यूट, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उन फैक्ट्स का एनालिसिस करना चाहिए। अब इन सभी फैक्ट्स का कोर्ट के लिए क्या वो फैक्ट्स थे, उसका मैंने प्रेजेंटेशन अभी तक आपको दिया। आइए अब इन फैक्ट्स को एक बारी सोलोमन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे और एक बारी जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे। फिर मैं एग्जाम में इन फैक्ट्स का प्रेजेंटेशन कैसे करना है, कोर्ट का डिसीजन आपको कैसे लिखना है, ये भी हम सिस्टमैटिकली देखेंगे। और आप इस चीज को अभी फोकस करके बस सुनिए, ठीक है। बाद में जैसे मैंने बोला कि पीडीएफ आप डाउनलोड कर ही सकते हैं। अगर आप नोट कर रहे हैं तो लेक्चर को बीच में पॉज कर सकते हैं जहां पे आप पीछे रह जाएं। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक बारी आप देखिए कि सोलोमन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कि क्या है। सोलोमन कहता है कि देखो जी, मैंने एक कंपनी बनाई है, उस कंपनी को आपने कहा कि वो एक कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी बनेगी, एक अलग से एक पर्सन बनेगी। मैंने एक कंपनी बनाई, उसको अपना सारा बिजनेस बेच दिया, कंपनी ने मुझे कंसिडरेशन पे कर दिया। कंपनी अब अलग पर्सन है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, मैं एक अलग पर्सन हूं। मेरी लाइबिलिटी देखो लिमिटेड है, और मैंने जो कंपनी को लोन दिया है, मेरा लोन अलग लोन है और जो अनसिक्योर्ड डेटर का लोन है वो एक अलग लोन है। तो मेरे जो पर्सनल एसेट्स हैं उस पे जो कंपनी के क्रेडिटर्स हैं वो केस फाइल नहीं कर सकते हैं, वो उनको क्लेम नहीं कर सकते हैं, ऐसा सोलोमन ने कहा,
ठीक है, सेपरेट लाइबिलिटी है। अगर आपने केस करना है तो कंपनी के ऊपर करो, मेरे ऊपर मत करो। कंपनी कैन बी सू एंड कैन बी सूड। अब जो ये फैक्ट्स हैं, आप देखो कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कहते हैं। देखिए जी, अब ये एक बिजनेसमैन था सोलोमन, इसने एक कंपनी बनाई। कंपनी में सारे शेयर्स इसके पास हैं, सिर्फ एक शेयर इसकी वाइफ के पास है और एक एक शेयर इसके बच्चों के पास है। 4-5 इसके बच्चे हैं, 5 बच्चे, एक वाइफ, 6 और एक ये आप, 7 इस कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं। सबके पास सिर्फ एक एक शेयर्स हैं और बाकी सारे शेयर्स इसके पास हैं। तो ये एक जो सोलोमन एंड कंपनी है, ये एक पर्दा है, एक शैम है, जिसके पीछे रह के सोलोमन काम कर रहा है। और कंपनी अच्छी खासी कंपनी, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, लॉस में जो चली गई, ये सारा कसूर है मिस्टर सोलोमन का। इसकी मिसमैनेजमेंट की वजह से, इसकी गलत डिसीजन मेकिंग की वजह से हमारे पैसे भी डूब गए और इसके कंपनी का तो नुकसान हुआ सो हुआ। तो इसीलिए ये कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी, ये सब बकवास चीज है, इसको हटाया जाए और जो सोलोमन है, जो उसके एसेट्स हैं, उसको बेच के हमारे लोन की रिकवरी की जाए। ये आर्टिफिशियल पर्सन है, ये किताबी बात है, रियल लाइफ में ये एग्जिस्ट नहीं करता। ये लिमिटेड लाइबिलिटी कुछ नहीं होती, ठीक है। परपेचुअल सक्सेशन, ये सेपरेट लाइबिलिटी, और ये कंपनी और ये अलग है ही नहीं। एक कंपनी, एक आदमी ने खुद को ही लोन दे रखा है। एक आदमी है, कंपनी बनाई, उस कंपनी ने सोलोमन को लोन दे दिया। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक आदमी खुद ही को लोन दे दे? एक आदमी डेटर भी है, एक आदमी क्रेडिटर भी है, अपने को ही लोन दे रहा है ये बंदा। देखो ये कैसी इसने गड़बड़ झाला कर रखा है। तो इसको ये सब चीजों को हटाओ और हमारे पैसे वापस करो। ऐसा किसका मानना था? ये जो अनसिक्योर्ड लोन का, जो अनसिक्योर्ड डेटर्स थे, ये उनका मानना था। तो दोस्तों, एग्जाम में अब तक के फैक्ट्स कैसे प्रेजेंट करने हैं, आइए एक बारी हम सिस्टमैटिक तरीके से समझ लीजिए। क्योंकि एग्जाम में समझने के नंबर नहीं मिलते, याद रखने के नंबर नहीं मिलते, एग्जाम में नंबर मिलते हैं प्रेजेंटेशन के। तो आइए ब्रीफ फैक्ट्स को एक बारी एग्जाम में कैसे लिखने हैं, आइए बस 2-4 मिनट के अंदर सारे हम पढ़ लेते हैं। इन दिस केस, सोलोमन हैड फॉर सम इयर्स कैरिड ऑन अ प्रोस्परस बिजनेस। प्रोस्परस मतलब एक खुशहाल बिजनेस था उसका, एज अ लेदर मर्चेंट एंड बूट मैन्युफैक्चरर। He formed a limited company consisting himself. उस कंपनी में कौन कौन लोग थे? एक तो वो खुद था, एक उसकी वाइफ थी, उसकी डॉटर थी और उसके 4 बेटे थे। As the shareholders, all of whom subscribed to 1 share each, so that the actual cash paid as capital £7। जो एक्चुअल कैपिटल उन्होंने पे की थी वो £7 की थी। बाकी बिजनेस दिया था, उस बिजनेस के एवज में जो जो मिला सोलोमन को, वो मैंने आपको बता दिया। Solomon sold his business, which was perfectly solvent at that time, to the company formed by him for the sum pound 38,782। और ये 38,782 की पेमेंट सोलोमन कंपनी ने सोलोमन को कैसे की, वो मैं अर्लियर पार्ट में डिस्कस करके आया हूं। आपको कोई डाउट या कंफ्यूजन हो तो आप लेक्चर को पीछे जाके देख सकते हैं। द कंपनीज नॉमिनल कैपिटल वाज £40,000 in pound each one share. In part payment of the purchase money for the business sold to the company, debentures of the amount £10,000 secured by a floating charge on the company's assets were issued to the Solomon। तो 10,000 के जो डिवेंचर्स दिए थे, उन डिवेंचर्स का एसेट्स के ऊपर चार्ज था, फ्लोटिंग चार्ज था। इसका मतलब आसान शब्दों में ये होता है कि अगर कंपनी असमर्थ है अपनी पेमेंट करने में आखिरी में, तो जो सिक्योर्ड क्रेडिटर, जो सिक्योर्ड डिवेंचर होल्डर है या सिक्योर्ड क्रेडिटर है, वो कंपनी के एसेट्स बिकवा के अपने पैसे की रिकवरी कर सकता है। Who also applied for the received an allotment of 20,000 shares, जो कि सोलोमन को कंपनी ने दिए। The remaining amount 8,782 रुपए, 8,782 रुपीस सोलोमन को कैश में दे दिए गए। सोलोमन वाज मैनेजिंग डायरेक्टर, सोलोमन ही कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर था। एंड 2 his sons were other डायरेक्टर, 2 उसके बेटे डायरेक्टर्स थे, उसकी बेटी, उसकी वाइफ शेयर होल्डर थे। 4 बेटे उसके शेयर होल्डर थे, उस चारों में से 2 डायरेक्टर थे। सोलोमन खुद ही मैनेजिंग डायरेक्टर, खुद ही मैनेजिंग डायरेक्टर, खुद ही तो शेयर होल्डर, मेजर शेयर होल्डर, और खुद ही लोन, खुद ही उसका क्रेडिटर, सिक्योर्ड क्रेडिटर। भाई सारे रोल एक ही आदमी प्ले कर रहा है। ये दाल नहीं, दाल में काला नहीं, ये तो पूरी दाल ही काली है। ऐसा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का व्यू था। कोर्ट ने इसके ऊपर क्या स्टैंड लिया, आपने अब तक क्या सोचा? अगर आप जज होते तो आप क्या फैसला लेते? आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आइए हम वर्ड टू वर्ड डिस्कस करते हैं कि कोर्ट का डिसीजन क्या था। देयर लॉर्डशिप ऑफ द हाउस ऑफ लॉर्ड्स ऑब्जर्व। अब इस फैसले ने कमर्शियल वर्ल्ड के अंदर, बिजनेस वर्ल्ड के अंदर तहलका मचा दिया कि जो फैसला इसमें आया कि लोगों के मुंह से निकला, वाओ अच्छा ये होती है कंपनी और ये कंपनी का इफेक्ट है।
तो सोलो कोर्ट ने आई कैसे इसको ऑब्जर्व किया इस फैसले को। वैसे तो जजमेंट बहुत लंबी है ये, अगर मैं पूरी जजमेंट को यहाँ आपके साथ डिस्कस करूं तो कई घंटे की वीडियो बनेंगे, लेकिन आइए डिस्कस करते हैं ब्रीफली। द कंपनी इज अ डिफरेंट पर्सन। ठीक है, तो सुन लो दुनिया वालों कि कंपनी क्या चीज होती है। तो दुनिया को फर्स्ट टाइम ये समझ आया, अच्छा ये होती है कंपनी। द कंपनी इज अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर फ्रॉम द सब्सक्राइबर्स ऑफ द मेमोरेंडम। सब्सक्राइबर्स ऑफ द मेमोरेंडम वो लोग होते हैं जो कंपनी को फॉर्म करने के लिए इनिशियल कैपिटल देते हैं। अब पाउंड 7 जो इनिशियल दिए गए, सब ने एक एक पाउंड लगाया। सोलोमन ने एक पाउंड लगाया, उसके 4 बेटे और एक बेटी और वाइफ ने मिलके 7 ये सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम हो गए, जिन्होंने मिलके सोलोमन एंड कंपनी खोली। And though it may be after that incorporation the business is precisely the same as before, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो हालांकि and though it हालांकि may be that after incorporation the business is precisely the same, अरे वही लाला तो दुकान पे बैठता था, जो पहले जूते बेच रहा था वही अब जूते बेच रहा है। ठीक है, कोई फर्क नहीं था। पहले भी सोलोमन ही काम कर रहा था, मैनेजिंग डायरेक्टर, सारा बिजनेस सोलोमन ने संभाला हुआ था, और मैनेजिंग डायरेक्टर बाद में भी वही कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बन गया। अब मैनेजिंग डायरेक्टर एक आदमी होता है जो डायरेक्टर भी है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पार्ट भी है, जो कंपनी का एम्प्लॉय भी है, क्योंकि वो फुल टाइम काम कर रहा है, डे टू डे कंट्रोल कर रहा है। कोई मैनेजर जब डायरेक्टर बन जाए तो बन जाता है जी मैनेजिंग डायरेक्टर, यानी जो कंपनी के डे टू डे अफेयर्स को मेजर जो रोल है जो वो प्ले कर रहा है, यानी सारा कंट्रोल डे टू डे अफेयर्स का उसके हाथ में ही है। द सेम पर्संस आर मैनेजर्स, वही सोलोमन मैनेजर था पहले, अभी भी वही मैनेजर है। एंड द सेम हैंड्स रिसीव द प्रॉफिट, पहले भी जो बिजनेस कर रहे थे अभी भी वही बिजनेस कर रहे हैं। कंपनी इज नॉट इन लॉ देयर एजेंट और ट्रस्टी। ठीक है, तो अगर ऐसा है भी तो भी कंपनी कानून की नजरों में ना तो उनका एजेंट है ना उनकी ट्रस्टी है। ठीक है, पहली बात सुन लीजिए, यानी कंपनी शेयर होल्डर्स की, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्या कंपनी शेयर होल्डर की एजेंट है? नहीं, यही केस रेफर करना है आपको। क्या कंपनी शेयर होल्डर की ट्रस्टी है? नहीं जी। लॉर्डशिप ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने जो ये ऑब्जर्वेशन दी, ये डिसीजन दी, ये क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि क्या कंपनी ट्रस्टी है अपने शेयर होल्डर्स की? नहीं जी, ट्रस्टी नहीं है, एजेंट नहीं है। द स्टैट्यूट्स enact nothing as to extent to degree of interest which may be held by each of the 7 or to the proportion of interest। आप कंपनी लॉ को पढ़ लो, आप 1616वीं 17वीं शताब्दी से लेके आज तक के डिफरेंट कंट्रीज के कंपनी लॉ पढ़ लो, कहीं पे ये नहीं लिखा कि किस एक्सटेंट तक कोई शेयर होल्डर हो सकता है। कोई शेयर होल्डर, बट मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए। अगर लॉ कहता है कि कानून में 2 आदमी चाहिए, आजकल तो 1 पर्सन कंपनी भी रिकॉग्नाइज होगी है इंडिया में खासकर, तो एक आदमी भी कंपनी बना सकता है, 2 आदमी भी कंपनी बना सकते हैं। आपको पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनानी है तो कितने लोग चाहिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, बस वो रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए। किसके पास कितने शेयर होल्डर हो सकते हैं ये कंपनी लॉ में डिफाइन नहीं किया गया। आप देखो कि अगर एक शेयर होल्डर के पास मेजर शेयर्स हैं, जैसे इस केस में देखते हैं कि सोलोमन के पास ही सारे शेयर्स हैं लगभग, तो ऑब्वियसली उसका ज्यादा इन्फ्लुएंस होगा। लेकिन कंपनी लॉ के किसी भी स्टैट्यूट में, किसी भी एनेक्टमेंट में, किसी भी कंपनी लॉ के किसी सेक्शन में ये नहीं लिखा हुआ कि कितने प्रोपोर्शन में उसका इन्फ्लुएंस होना चाहिए, क्या उसकी शेयर होल्डिंग होनी चाहिए। देयर इज नथिंग लाइक दैट। There is nothing in the act requiring that the subscriber to the memorandum should be independent or unconnected। वो अनकनेक्टेड लोग हों, वो इंडिपेंडेंट लोग हों, एक फैमिली के मेंबर्स शेयर होल्डर नहीं बन सकते, ऐसा भी एनेक्टमेंट में नहीं लिखा गया। और दैट एनी ऑफ देम शुड टेक अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द अंडरटेकिंग, अगर कोई सारे शेयर ले ले तो ऐसा नहीं ले सकता, ऐसा भी नहीं कहा गया। और दैट दे शुड हैव अ माइंड और विल ऑफ देयर ओन, or that there should be anything like a balance of power in constitution of the company। ऐसा enactment में नहीं लिखा गया। company is a democratic setup, company is governed by the decision making power, यानी majority rule, majority will shall prevail, इस कंसेप्ट से कंपनी चलती है। तो सीधी सीधी बेटा बात यह है कि सोलोमन के पक्ष में फैसला आया, और जो लास्ट में 6050 रुपए के जो एसेट बचे थे वो कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि उन पे हक किसका है, सिक्योर्ड डिवेंचर्स का है। और सिक्योर्ड डिवेंचर कौन है? सोलोमन, मिस्टर सोलोमन ही सिक्योर्ड डिवेंचर है। तो 6050 जो एसेट्स बचे वो सिक्योर्ड डिवेंचर्स को ही मिलेंगे। यानी कंपनी ने इन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स ने जिनको निगलेक्ट कर दिया था, कोर्ट को अपील की थी कि आप ये कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी, कंपनी, आर्टिफिशियल पर्सन, लिमिटेड लाइबिलिटी के कंसेप्ट को
एक साइड रखिए, सेपरेट लाइबिलिटी के कंसेप्ट को एक साइड रखिए, और ये जो 6050 पाउंड के एसेट्स हैं ये हमें दिलाइए। कोर्ट ने अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की जो अपील है उसको निगलेक्ट कर दिया और सोलोमन के पक्ष में ये फैसला दिया। और ये केस हमारे कंपनी लॉ के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही पहला ऐसा केस, इंटरनेशनल केस था। हालांकि इससे पहले भी कुछ केसेस हुए थे जहां कोर्ट ने कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी को रिकॉग्नाइज किया था, बट ये एक पहला बड़ा केस था, इंटरनेशनल केस, ब्रिटिश केस था, जिसने पूरी दुनिया की आंखें खोल दी कि कंपनी क्या है और कंपनी क्या हो सकती है। इसके बाद जो बिजनेस में तेजी आई वो उसके सभी आपके पास है। आजकल जो भी रिसर्च हो रही है, जो भी इनोवेशन हो रही है, अगर ये कंपनी का कंसेप्ट नहीं होता तो कौन इतनी रिसर्च एंड इनोवेशन में अपनी जेब से पैसे लगाता। तो ये कलेक्टिव फंड है जिसकी वजह से इनोवेशन होती है, रिसर्च होती है, बड़े बड़े आविष्कार हो रहे हैं, और उसी के बाद ये दुनिया में बिजनेस में इतनी तेजी आई। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। कोई भी आपका कंसर्न है, डाउट है इससे रिलेटेड, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दे देता हूँ 9818050252। अगर आप ऑनलाइन सिस्टमेटिक क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो 9818050252 हमारा व्हाट्सएप नंबर है ऑनलाइन क्लासेस के लिए। हमारा रेगुलर कंपनी लॉ का लाइव बैच चल रहा है। जो भी बच्चे इसको अटेंड करना चाहें वो एक मैसेज करेंगे, हम आपको लाइव क्लासेस का एक्सेस प्रोवाइड कर देंगे। दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच।